एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और ये चैप्टर भी लास्ट चैप्टर की तरह जो है वो लेंदी है, कुछ डिफ़िकल्ट है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझा सकूँ उतना जो है वो समझा सकूँ। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग से क्या समझ में आता है, मतलब कोई मुझे समझा सकता है चैप्टर के नाम को देखते हुए? कौन सी ड्रग्स होंगी ये एंटी माइक्रोबियल? सर ये वो होंगी जो एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से कोई डिजीज अगर कॉज होती है तो उनके लिए फिर ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। जैसे कि हम लोग मोस्टली उसमें जब किसी को डायरिया वगैरह हो जाए तो हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज करते हैं ना। बिल्कुल सही बता रही हैं। तो कौन-कौन सी जो है वो मतलब ड्रग्स इसमें आ सकती हैं? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ख़ैर ये है कि ये चैप्टर हमारा, हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो चैप्टर के अंदर जैसे कि बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने बिल्कुल, कि इस चैप्टर के अंदर मैं पढ़ाऊँगा आपको कि कौन-कौन सी नॉर्मली ड्रग्स यूज़ होती हैं, कौन-कौन सी एंटीबायोटिक क्या होती हैं, एंटी फंगल क्या होती हैं, कौन-सी होती हैं, कितनी कैटेगरीज़ में बिलॉन्ग करती हैं, एंटीफ्रेस्टिक कौन-सी होती हैं, एंटी मलेरियल कौन-सी और एंटी वायरल कौन-सी ड्रग्स हैं। और आखिर में उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में डिस्कस करूँगा, उनके इफेक्ट्स डिस्कस करूँगा, कौन-कौन सी ड्रग कैटेगरी में कौन-कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं और किस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है वो क्लासिफिकेशन की हुई है। और आखिर में कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में भी और पेशेंट एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो ये यूज़ होती हैं। अच्छा, तो अगर मैं वापस आ जाऊँ एक मिनट के लिए, तो चैप्टर हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स चैप्टर लेंदी है और काफ़ी सारी ड्रग्स जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे उम्मीद करता हूँ कि इसको भी हाथ के हाथ याद करते हुए चलिएगा। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा किया कि इसको पेपर से 1 दिन पहले या टेस्ट से 1 दिन पहले जो है वो आप लोगों ने मिसाल के तौर पे उसको याद करने की कोशिश की, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। क्या होती है भाई, व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक, कोई मुझे बता सकता है? सर ठीक है, और एंटीबायोटिक की कितनी क्लासेस होती हैं? ये नहीं पता। अच्छा, सर किसी को 3 कुछ आइडिया क्लासेस हो होती उसके? हैं। सर सर इसकी जी? जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस तरह सर कुछ होती है ना। बिल्कुल सही बता रही हैं, लेकिन ये जनरेशन हम क्यों क्लासिफाई करते हैं जनरेशन के अंदर, ये पता है? सर हम अकॉर्डिंग टू उनका जो मैकेनिज्म होता है उसके हिसाब से उनको जो है वो डिवाइड किया गया है ना। जैसे हमारे लिए किंगडम को हमें बनाए गए ना, तो इसी तरह ये एंटीबायोटिक्स भी रखी गई होती हैं। आई थिंक सो, ज्यादा तो नहीं पता लेकिन ऐसे आइडिया मतलब हमें यही लग रहा है कि इसीलिए से होता है। ठीक है, कुछ-कुछ करीब-करीब आप लोग पहुँच गए हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं काफ़ी हद तक। इसी चैप्टर को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, जैसे कि सबको पता है कि एंटीबायोटिक वही वाली ड्रग्स होती हैं व्हिच आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये बात याद रखिएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ही हमेशा एंटीबायोटिक दी जाती है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि किसी को वायरल इन्फेक्शन भी अगर कोई होती है, तो उसको भी उठा के जो है वो एंटीबायोटिक उठा के दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ट्रीट करने के लिए ही हम लोग जनरली एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं। और इनका मकसद एक ही होता है एंटीबायोटिक्स का, कि जो भी ड्रग हम इनटेक करते हैं, या तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकते हैं, या उसको जाके स्पेसिफिकली जाके बाइंड करके उसको जो है वो किल कर देते हैं। तो दो ही तरीके की एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, या तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगी, या बैक्टीरिया को जो है वो सिरे से ही खत्म कर देंगी, उसको किल कर देंगी जाके। तो आपके हिसाब से कौन सी एंटीबायोटिक अच्छी होती है, जो ग्रोथ को रोके या किल कर दे? Broad spectrum antibiotic. हम्म? Broad spectrum antibiotic. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो जरासीम को किल करते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नस्ल को भी रोकते हैं। सर दो ठीक। टाइप की होती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम होती है। हम्म। और सर एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं वो हमारी मुख्तलिफ मतलब बैक्टीरिया की टाइप पे जो है वो इफेक्ट करती हैं, किल भी करती हैं, उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती हैं। बल्कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आर्गन या 2-3 टाइप पे जो है वो उनको किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा हाईली रिकमेंडेबल है।
बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों ने बिल्कुल सही बताया। तो एंटीबायोटिक जैसे कि आपको बेसिक्स पता ही हैं, अच्छी बात है कि हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आती है। और एंटीबायोटिक्स का जो भी हमने एंटीबायोटिक्स जितनी भी ड्रग्स हैं, उनको हमने कुछ क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो है वो उसको क्लासिफाई किया हुआ है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर के जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है हमने उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की हुई है। उसमें से कोशिश मैं करूँगा कि 8 से 10 एंटीबायोटिक्स मैं आपको पढ़ाऊँ और उन क्लासेस के अंदर कौन-कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, वो सारी ड्रग्स आपको जो है वो याद करनी है। उसके अलावा एंटीबायोटिक जो होती हैं, हर एंटीबायोटिक डिफरेंट तरह काम करती है। कोई जाके बैक्टीरियल सेल वॉल को जाके इनहिबिट करती है, कोई जाके बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को जाके इनहिबिट करती है, कोई बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, कोई बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया को जाके अफेक्ट करती है। तो डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं और डिफरेंट तरीकों से काम करती हैं और डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन के अंदर भी हम जनरली उनको दे रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जनरली हमारे पास 3 तरीके से बनाई जाती हैं, या तो थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस खुद भी ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। या तो हम सिंथेटिकली या तो हम उसको इंडस्ट्री के अंदर बड़े स्केल पे बनाते हैं या उसके अंदर हम उसको थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हम उसको जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक के लिए समझने के लिए हमें स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ की टर्म्स हमें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें जो है वो समझ में आ सके। वो वाली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की डेथ करवा देगी या बैक्टीरिया को तरीके से हमेशा के लिए किल कर देगी, इस तरह की एंटीबायोटिक हमारे पास कहलाती हैं बैक्टीरियोसाइडल। जहाँ भी बट आप सैडल का वर्ड पढ़ेंगे ना, वहाँ बात होती है कि बैक्टीरिया को आके ये किल कर देगी। जबकि एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ये हमारे पास वो होती हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को सिरे से ही किल कर देंगी। जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास वो वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या जो सेल डिवीजन है, ये उसको आके रोक रही होती हैं। कल्चर सबको पता ही है, कल्चर हमारे पास कोई भी ऐसा सैंपल हो सकता है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो, चाहे वो स्पूटम हो, ब्लड हो, यूरिन हो, जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर जो है वो उसको ग्रो कराते हैं और फिर चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर कौन से बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं। प्रोफाइलैक्सिस एक और बड़ी कॉमन टर्म है जो एंटीबायोटिक्स के केस में यूज़ की जाती है। ये वो वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जो किसी भी इन्फेक्शन होने से पहले, मतलब एक तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ये ड्रग दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जिसका हम मिसाल के तौर पे कोई इंसान है और वो किसी बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर से गुज़र रहा है और हमें डाउट है कि वो सर्जिकल प्रोसीजर जब हो जाएगा, तो इंसान को इन्फेक्शन हो जाएगी किसी न किसी वजह से। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो हम किसी सर्जिकल इंटरवेंशन से ही पेशेंट को देते हैं ताकि उस इंसान को जो है वो मतलब कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन होने से पहले दी जाती है, उस तरह की एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। इसी तरह एक और होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इसलिए क्योंकि अक्सर और बेशर जो है वो हमें देखने में आता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस शो करता है। कोई मुझे समझा सकता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यस सर। जैसे कोई भी अगर एंटीबायोटिक हम देते हैं बीच में हम अगर उसको विथड्रा कर देते हैं 1-2 दिन खा के, तो वो एक प्रोटीन कोट बना लेता है, तो शायद उसी को हम रेजिस्टेंट बोलेंगे, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। तो हम मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अपने अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। उसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी का, उसके बारे में पढ़ा है? हाँ जी जी सर, सर। नॉर्मल फ्लोरा पड़ा है। नॉर्मल फ्लोरा पढ़ा है? तो नॉर्मल फ्लोरा में क्या होता है? होता क्या है मेरा नॉर्मल फ्लोरा? सर ये जो डिफरेंट बेनिफ बैक्टीरियाज होते हैं। जी, जी बोलें। सर ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे थ्रोट में, हमारे माउथ में, जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। मतलब इनका काम ये होता है जो हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी चीज जो आती है जो हमारी बॉडी के लिए साइड इफेक्ट कॉज करती है, वो उनको इनगल्फ कर रहे होते हैं ना खुद। मतलब वो कोई भी डिजीज वगैरह कॉज नहीं करते और वो उनको जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको जो है इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि वो खुद भी साइड इफेक्ट मतलब वो नुकसानकार हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से बताया। साइमा नाम है? जी सर। साइमा, वेरी गुड साइमा, बहुत अच्छे तरीके से आपने सर एक्सप्लेन किया। बस एक चीज़ मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल पता है आपको जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हो, जो बाद में पैथोजेनिक इन नेचर हो जाए? ई कोली।
कोलाई हो गया, एच पाइलोरी हो गया, मुख्तलिफ़ ठीक किस्म है। के हमारे पास जो है मतलब वो मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, हुमैरा ने भी और सायमा आपने भी, कि हमारे पास रेज़िस्टेंस का मतलब यही होता है कि बैक्टीरिया, क्योंकि हम उसको कैटेगराइज़ करते हैं एज़ अ लिविंग थिंग। तो वही वाली बात है कि लेट्स सपोज़ अगर 2 मुल्कों में जंग हो रही हो, तो दूसरा मुल्क के अगर 2 अगर एक बंदा कोई मिसाइल मारेगा और दूसरे मुल्क में वो जाके गिरेगा, तो दूसरा मुल्क इतनी आसानी से मिसाइल को लैंड नहीं होने देगा। वो अपनी डिफेंस के लिए भी कोई ना कोई चीज़ें बनाएँगे। तो बैक्टीरिया भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही कोई एंटीबायोटिक उसको किल करने आती है या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए आती है, तो बैक्टीरिया शो रेजिस्टेंस, के मतलब वो अपने स्ट्रक्चरल कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस अपने अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का असर उसके ऊपर नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इश्यू है कि जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक हम खाते हैं, उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो भी डेवलप होती है, कि बैक्टीरिया जो मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया के अंदर लेट्स सपोज़ कोई एक खतरनाक क्वालिटी थी कि वो बॉडी का कोई एक हिस्सा आके खराब कर सकता था। लेकिन जब हमने एंटीबायोटिक खाई तो बैक्टीरिया उस अपने सरफेस कोटिंग, अपनी सेल वॉल, अपनी सेल मेम्ब्रेन, अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस लेकर आना शुरू हो गया कि वो बैक्टीरिया के बाहर अगर एक खतरनाक क्वालिटी थी, तो वो ज़्यादा एंटीबायोटिक की वजह से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया के ऊपर फिर अब नॉर्मल एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं करेगी, और जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक हम उस इंसान को देंगे, उतना ज़्यादा जो है बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर जो है वो होता चला जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग ये भी, ये दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का यूज़ अब जो है वो डिस्करेज किया जाता है। लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करते। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे लोग काम करते हैं, फूड के थ्रू, एंटीऑक्सीडेंट्स के ज़रिए या डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ज़रिए, कि बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ ना हो। क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक्चुअली इज़ द बेसिक कॉज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक हम खाएँगे, उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कॉज़ होगी, और बैक्टीरिया को हम खतरनाक से खतरनाक उसकी स्पीशीज़ जो है वो डेवलप करवा पाते हैं। तो यही बात ये इसके बारे में भी हम काफ़ी दफ़ा आगे डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी को भी। जबकि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हमारे पास जो लास्ट टर्म है, उसका मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स की ये वाली एबिलिटी कि वो सेलेक्टिवली या चुन के स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक्टीरिया को ही किल करे, जबकि बाकी जो हमारे होस्ट के अंदर सेल्स होते हैं या जो बाकी हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है, उसको जो है वो किल ना करें। लेकिन अक्सर व बेशतर हमारे सर्कल में या हमारे सोसाइटी में आज तक जितनी भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, उन सब का मसला क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को तो किल करती हैं, लेकिन बैक्टीरिया को किल करने के साथ-साथ जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो उसको भी किल कर देती हैं। तो जब नॉर्मल फ्लोरा हमारा किल हो जाता है, तो इवन एक थ्योरी ये भी है कि इंसान की बॉडी में अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक ऑन ऑन एस्टीमेट अ ह्यूमन बॉडी इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ 30 ट्रिलियन सेल्स, और अगर एक सेल की मैं आपसे बात करूँ, तो एक-एक सेल के ऊपर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, अगर 30 ट्रिलियन सेल्स इंसान की बॉडी में हैं, और एक सेल के ऊपर, एक सेल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1 सेल के ऊपर अगर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया हैं, तो हम क्या सेल से मिलके बने हुए हैं या बैक्टीरिया से मिलके बने हुए हैं? क्या ख़्याल है आपका? सर एग्ज़ैक्टली। हम सेल से बने हुए हैं, तो बैक्टीरिया भी तो सेल का बना हुआ है ना? बिल्कुल, लेकिन सेल के अपने ऊपर अगर मैं बॉडी के नॉर्मल कोई भी सेल की बात कर लूँ, सोमैटिक सेल की बात मैं आपसे कर लूँ, तो एक-एक सेल के ऊपर हज़ारों, लाखों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो अगर बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी से हट जाएँगे, तो हमारी बॉडी की कंपोज़िशन तो काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट हो जाएगी। तो आपके ख़्याल में हम बैक्टीरिया से बने हुए हैं या सेल से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल से बने हैं सर। सेल से बने हुए हैं, लेकिन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सेल से कहीं ज़्यादा है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मतलब 30 ट्रिलियन को हम मल्टीप्लाई कर लें बाय 1 लाख, तो हमारी बॉडी में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, हम उस चीज़ से बने हुए होंगे ना, या जो चीज़ कम क्वांटिटी में उससे बने हुए हैं। सर इट सेल मीन्स होंगे तो बैक्टीरिया होंगे ना? ज़रूरी नहीं है। हम बस सब 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 हो सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके सेल बनाते हों, फिर? ये तो हमने तो कहीं नहीं सर पढ़ा कि अभी बैक्टीरिया मिलके सेल बनाते हैं। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक्चुअली एक पूरा जब आप लोग का कोर्स आप लोग का है नहीं, वरना एक पूरा कोर्स होता है माइक्रोबायोलॉजी का। उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा का पूरा टॉपिक आता है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि आँखों में कितने बैक्टीरिया हैं, मुँह में कितने बैक्टीरिया हैं, इंटेस्टाइन्स में, लिवर में, पैंक्रियाज़ में, और आपको उस टाइम पढ़ के ये हैरानी होगी कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे सेल के स्ट्रक्चर बनाने में काम कर रहे होते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ना हो, तो हमारा सेल का स्ट्रक्चर मुकम्मल ही ना हो। तो ये चीज़ भी समझ में आती है कि एक्चुअली इंसान जो है
जो इंसान का डीएनए वगैरह होता है ना, जो हमने न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इन बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए होता है, आरएनए होता है। लेकिन इस चीज़ को हम इन इन साइंटिफिक टर्म्स इस चीज़ को हम बोलते हैं जीनोम। लेकिन हम जब माइक्रोब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उसके फिजिकल फीचर्स में, कि किसी के अंदर लेट्स सपोज अगर 10 बैक्टीरिया हैं तो दूसरे इंसान के अंदर वही 10 बैक्टीरिया होंगे, लेकिन उसका रेशो जो है या जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी। तो ये बैक्टीरिया का जो लेवल इंसान की बॉडी में है, ये भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है या उसमें अगर वेरिएशन आती है उनके लेवल्स के अंदर, तो भी इंसान की पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि किसी इंसान के अंदर 5 बैक्टीरिया हैं, 5 टाइप के बैक्टीरिया उसकी बॉडी में मौजूद हैं और वो इंसान जो है वो बहुत गुस्से वाला है। लेकिन एक इंसान जो काम है, कंपोज़्ड है, जिसको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, उसके अंदर 5 के बजाय 4 टाइप के बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं जो बताती हैं कि अगर किसी एक बैक्टीरिया का लेवल भी, मैं आपसे नॉर्मल फ्लोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, किसी एक बैक्टीरिया का लेवल भी अगर कम ज़्यादा है, तो इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर एक बड़ा ही मेजर इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो उसको कभी टाइम मिले तो कभी ज़रूर पढ़िए, इसको बैठ के पढ़िएगा ज़रूर। और ये रिसर्च का हमारे पास एक ऐसा डोमेन है, जिस पे लोग ज़्यादा काम नहीं करते। लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं और मल्टीपल किस्म के लोग होते हैं, वो माइक्रोबायोम को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंसान जो है वो सेल से ज़्यादा इंसान की बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया का लेवल या नॉर्मल फ्लोरा का लेवल अगर हमारी बॉडी में ऑल्टर हो, उसमें वेरिएशन आए, उसमें कोई मसला हो, तो ये तमाम की तमाम जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी फिज़िकल, उसकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल तमाम किस्म की एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो अफ़ेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का मसला क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया को जाके किल तो करते हैं जो पैथोजेनिक होता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम पे भी काम करता है, हमारे खाने की एब्ज़ॉर्प्शन भी करवाता है। बहुत सारा हमारे अपेंडिक्स के अंदर जिसका नॉर्मली ऑपरेशन करते हैं, उसमें गट बैक्टीरिया बहुत सारे स्टोर होते हैं जो कि फ्लैटुलेंस या गैसेज़ वगैरह भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बहुत सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम जब खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स जाके नॉर्मल बैक्टीरिया को भी जाके किल कर देते हैं, जो कि हमारे काम के होते हैं, और पैथोजेनिक को भी किल कर देते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स बहुत कम है जिसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाके सिलेक्टिवली जाके पैथोजेन्स को टारगेट करें, जबकि हमारे होस्ट को जो है वो हमारे होस्ट सेल्स या हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा है, उसको डिस्टर्ब ना करें। जो भी इंसान एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहा होता है, अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा, उसके जिस्म में थकावट होती है, या रिकवर होने के बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है मतलब वो पहले वाली मतलब एक तरह से वो नहीं होती, वो उसकी बॉडी में थकावट रहती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोई इंसान लंबा कोर्स करके कोई इंसान अगर आ रहा हो तो। लेकिन विद टाइम क्या होता है, वो खाता है, पीता है, सब चीज़ें होती हैं, तो वो विद टाइम वो इंसान जो है वो दोबारा पहले की तरह फ़ील करना शुरू कर देता है। तो वो जो इंसान की बॉडी में फटीग आती है, थकावट आती है, सॉरी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, वो भी नॉर्मल फ्लोरा से ही रिलेट करती है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया का लेवल है, वो भी काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट हो सकता है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बैक्टीरियासाइडल वो वाली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर देगी, बैक्टीरियोस्टैटिक वो जो उसकी ग्रोथ को रोकेगी। कल्चर कोई भी सैंपल जिसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, उसको लेबोरेटरी में हम ग्रो करके चेक करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस वो एंटीबायोटिक जो हम किसी इन्फेक्शन होने से पहले देते हैं। एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस कि बैक्टीरिया की एबिलिटी कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करती है। जबकि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एंटीबायोटिक की एबिलिटी है कि वो सेलेक्टिवली जाके सिर्फ़ पैथोजन को टारगेट करे, जबकि हमारे होस्ट को जो है वो सेफ रखे फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ डैमेज। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, जैसे कि बिल्कुल सही कहा था थोड़ी देर पहले क्लास में से, कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि लिखा हुआ कि हमारे पास यहाँ पर है कि वो एक नहीं एक से ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो काम कर सकती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं। जबकि नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास वो वाली एंटीबायोटिक होती हैं जो हमारे पास इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करे। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक क्लासेस को ही जाके किल करेंगे। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कहने को तो बड़े फायदेमंद है, लेकिन इनका मसला क्या होता है कि ये जाके हमारी बॉडी का जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है या जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये जाके उसको भी किल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा की ऑल्टरेशन और बहुत सारे मसले मसाइल और भी जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो मुझे कोई बता सकता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है? सर जी ग्राम सर, ये नेगेटिव और जी, जी, दोनों बता दें एक-एक करके। आप बताएं, मेरा पहले आप बताएं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो
हेलो। सर मैं बताती हूँ, शायद वो हॉस्पिटल में होगी, पेशेंट या कोई आ गए होंगे। तो सर ग्राम जी। नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का ये डिफरेंट होता है कि बैक्टीरियल का जो हम लोग स्टेन कर रहे होते हैं ना, मतलब जैसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए हम बैक्टीरिया, क्योंकि हमने सर माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स पढ़े थे, उसी में हमें थोड़ा बताया गया है। हुँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम तो नेगेटिव सर बैक्टीरिया जो होते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया को स्टेन किया था, तो जो जो स्टेन हुई थी बैक्टीरिया, उसको ग्राम पॉजिटिव बोला था, और जो अनस्टेन थी तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला था। तो ये एक ग्रुप है जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में जो है उनको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, ठीक है, सही बताया आपने, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ नॉट द मेजर डिफरेंस। बिल्कुल सही बता रही हैं कि स्टेन बिल्कुल करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव स्टेन हो जाते हैं और ग्राम नेगेटिव स्टेन नहीं होते। लेकिन एक और बड़ा बेसिक हमारे पास डिफरेंस है दोनों में। जी साइमा, आप कुछ बता रही थीं? हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, शायद वो हाँ। नहीं है। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ आपको, जी बिल्कुल सही सर, बताया। यही जो मेरा ने बताया ना, यही जी जी सर, फर्स्ट ईयर में हमने नर्सिंग में पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, चलो मैं इसको छोड़ो, आगे मैं आपको बता देता हूँ आपको। लेकिन कुछ कॉमन सर मेरी टर्मिनोलॉजी। आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आते-आते बंद हो गई थी, दोबारा आ रही है, बोलें? ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि वो टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होता हमारे पास क्या है कि मैकेनिज़्म ऑफ हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया। कोई मुझे बता सकता है कि हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? कभी किसी ने पढ़ा हो, कुछ किया हो? हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? किसी को नहीं पता, मैं बताऊँ? जी सर, आप डिस्क्राइब कर दें। ठीक है। अच्छा, कभी-कभार हमारे पास क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ अगर मैं आपसे बात करूँ, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो खुद पैथोजेनिक नहीं होते, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैक्टीरिया है वो सीवरेज में रहता है, मतलब गंदे पानी में रहता है। वो खुद उसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप बिल्कुल इंसान ले लेंगे, एक नॉर्मल इंसान है, वो शरीफ आदमी है, वो कहीं नहीं रहता, लेकिन वो किसी ऐसी सोबत में बैठना शुरू हो जाए जहाँ पे एक इंसान सिगरेट पीता हो, दूसरा इंसान शराब पीता हो, तीसरा इंसान जो है वो कोई और बुरी आदत में हो, चौथा इंसान डाकू हो, कोई इंसान चोर हो, कोई इंसान रिश्वत खाता हो। मिसाल के तौर पे इंसान एक वो जो इंसान है या वो जो बैक्टीरिया है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी बुरे या बुरे काम में जो है वो लगे हुए हैं। तो कभी न कभी क्या होगा कि वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है या जो शरीफ आदमी है वो उस सोहबत का शिकार होगा और कभी न कभी उसके अंदर वो बुरी वाली आदत जो है वो उस इंसान के अंदर आ जाएगी। और वो जो बैक्टीरिया निकलेगा जिसके अंदर अब वो जो मिसाल के तौर पे जो बैक्टीरिया थे सराउंडिंग वाले, कोई निमोनिया कॉज़ कर रहा है, कोई टीबी कॉज़ कर रहा है, कोई हेपेटाइटिस कॉज़ कर रहा है, कोई एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी कॉज़ कर रहा है, कोई भी चीज़ या मिसाल के तौर पे कोई इंसान जो है वो कॉलरा, डायसेंट्री कॉज़ कर रहा है, तो वो जो शरीफ वाला बैक्टीरिया होता है, वो जो सिंपल वाला बैक्टीरिया होता है, वो सबकी एक-एक खतरनाक-खतरनाक क्वालिटी जो है वो एक्वायर करके सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर मल्टीपल बैक्टीरिया की जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाए और वो और ज़्यादा पैथोजेनिक और वो और ज़्यादा खतरनाक बन जाए, तो इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो ये हमारे पास जो है कुछ मैकेनिज़्म है, जो कि हमें समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जीन ट्रांसफर जो है वो होती है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक बैक्टीरिया मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा हो, ये पहली वाली पिक्चर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कर्सर आप देख सकें, मेरा कर्सर अगर आप लोग देख सकें, यहाँ पे ये रेड कलर से हमारे पास एक जीन जो है वो मौजूद है। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक ऐसी बैक्टीरियल जीन थी, जो कि डिज़ीज़ कॉज़िंग जीन थी बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारे पास कभी-कभार क्या होता है बैक्टीरियोफ़ेज
विच इज अ टाइप ऑफ वायरस, ये हमारे पास आता है। वायरस तो खैर आपको पता है उसको तो एक होस्ट चाहिए, तो ये वायरस क्या करता है, आता है उस बैक्टीरिया के अंदर जाता है, अंदर जाके जो खतरनाक वाली जीन होती है वो वायरस उठा के दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर लाके जो है वो ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो तो वो वाली खतरनाक जीन या वो वाली पैथोजेनिक जीन जो किसी बैक्टीरियोफेज के थ्रू हमारे पास एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही हो, इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो वायरसेस हमारे पास एक बेसिकली कैरियर के तौर पे काम करते हैं, एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करते हैं, कि जो खतरनाक वाली जीन होती है वो एक बैक्टीरिया से उठाकर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे पास जो दूसरे तरीके से जीन्स एक्वायर करते हैं एक दूसरे की पैथोजेनिक, वो होती है थ्रू कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक तरह का सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग करते हैं, और इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, पिलाय मौजूद होता है। पिलाय हम कहते हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल ऑर्गन को, कि दोनों बैक्टीरिया अपने अपने पिलाय या जो पिलस होते हैं उन दोनों को आके मर्ज करते हैं, और एक बैक्टीरिया की जो खतरनाक जीन होती है वो हट के जो है वो दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया टू अ रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, जिससे दोनों के दोनों बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। तो या तो हमारे पास जीन ट्रांसफर होती है पैथोजेनिक फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू बैक्टीरियोफेज, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अगर वो पिलाए के जरिए या थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और कभी कभार इवन ये भी होता है कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया जो है वो डेड हो गया, लेकिन डेड होने के बाद भी क्या होता है कि बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो सॉइल में, पानी में कहीं ना कहीं जो है वो पड़ा हुआ होता है, और किसी भी मीडियम के जरिए, पानी, हवा, सॉइल, मिट्टी, टच कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, किसी भी जरिए से अगर वो डीएनए उठ के या किसी बैक्टीरिया ने खुद जाके वो वाला डीएनए अगर जाके अपटेक कर लिया, तो जो खतरनाक वाला डीएनए पहले से ही सॉइल में मौजूद था ऑफ द डेड बैक्टीरिया, वही वाला डीएनए जो है वो किसी नए बैक्टीरिया के अंदर जाके उसको भी कॉम्पिटेंट या उसको भी जाके पैथोजेनिक जो है वो बना सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का, इसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एंटीबायोटिक्स का जब टॉपिक हम आगे शुरू करें तो फिर हम लोगों को जो है वो परेशानी ना हो। तो 3 तरह से बैक्टीरिया जो है वो खतरनाक किस्म की जीन्स एक्वायर करते हैं, ईदर थ्रू ट्रांसक्शन, ईदर थ्रू कॉन्जुगेशन, या ईदर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जीन जो है ट्रांसफर हो जाती है थ्रू बैक्टीरियोफेज। कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो जीन ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक ऐसे डेड बैक्टीरियम की हम बात करते हैं जिसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है सॉइल के अंदर, और किसी भी मीडियम के जरिए वो जो डीएनए होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, वो निकल के हमारे पास दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है, जैसे दूसरा वाला बैक्टीरिया भी हमारे पास खतरनाक हो जाता है। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें जरा पानी लेकर आ रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक की की टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मैकेनिज्म क्या है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हैपन होती है, वही वाली बात जो मैं भी आपको बता रहा था थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पे आपको ये पहली वाली पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये दो जो ब्राउन वाले बैक्टीरिया हमारे पास हैं, ये हमारे पास वो वाले बैक्टीरिया हैं जो कि ज्यादा पैथोजेनिक है, या कुछ हमारे पास जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब कि अगर मैं कोई एंटीबायोटिक इनको दूंगा भी तो ये इतनी ईजिली जो है वो किल नहीं होंगे। मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू किया और ये जितने भी ब्लू वाले बैक्टीरिया थे उन सारे के सारे किल हो गए, लेकिन एक ब्राउन वाला बैक्टीरिया जो है वो बच गया। या मिसाल के तौर पे जैसे कि होता है ना, हम जब कोई दवा खाते हैं और तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है तो हम दवा खाना छोड़ देते हैं या अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं करते। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, अब उसमें सारे बैक्टीरिया किल हो गए, इंसान का इम्यून सिस्टम हावी होना शुरू हो गया, और उसमें सारे बैक्टीरिया की वजह से एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो बच गया। उस एंटीबायोटिक ने, अब इंसान ने एंटीबायोटिक खाना छोड़ दी, उस एंटीबायोटिक ने, इस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने क्या किया
कि जो अपनी खतरनाक वाली क्वालिटीज थी वो उठा के इस सेकंड वाले बैक्टीरिया को भी उठा के जो है वो दे दी, जिससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, पहले इनका साइज छोटा होता है, एंटीबायोटिक से मुसलसल मुकाबला कर करके इनका साइज भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अपने डिफेंस के लिए ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी सेल वॉल को बेहतर कर लेते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन को बेहतर कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अपना डेवलप करना शुरू कर देते हैं, और यही बैक्टीरिया जो छोटे वाले होते हैं यही एंटीबायोटिक के इफेक्ट के अगेंस्ट डेवलप करके अपने आप को खतरनाक जो होता है अपने स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लेते हैं, और अपनी जो खतरनाक क्वालिटीज होती है वो अपने सराउंडिंग वाले बैक्टीरिया को भी जो उठा के वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक हम खाएँगे, उतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस होगी। तो आपके ख़्याल में एंटीबायोटिक खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? सर नहीं खानी चाहिए। अननेसेसरी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सर नहीं खानी चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट करना क्या चाहिए। क्या अल्टरनेट है आपके हिसाब से? कल तो फूड थेरापी के थ्रू भी जो है डिजीज को ट्रीट किया जाता है। मुख्तलिफ और तरीके हैं जिससे की वजह से जो है वो हर्ब्स हैं हमारे पास, जिसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छे होते हैं हम डिजीज ट्रीट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये कि बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, और अफ़सोस की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हेल्थ केयर सेटअप आप मुझसे ज़्यादा कहीं बेहतर से फ़ैमिलियर हैं उन तमाम चीज़ों से, कि कितना बुरा हाल है हमारे यहाँ, और एंटीबायोटिक हमारे यहाँ स्पेशली वो लोग जो कि 4 किताबें पढ़ जाते हैं, वो लोग भी इंसान अपने हिसाब से जो है वो एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रग रेज़िस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉज़ होती है। रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम करते थे, कुछ दिनों पहले, अभी हम लोग कर भी रहे थे बल्कि, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही चेक कर रहे थे। मैं आपको नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ कि हम लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज सॉइल से और सीवरेज वाटर से और मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज से हम लोगों ने ना जो एंट्रोकोकस बैक्टीरिया होता है उसके हमने स्पीशीज जो है वो कलेक्ट की, और उसके खिलाफ हम लोगों ने मिसाल के तौर पर शुरू में उसको 5 मिलीग्राम जो है वो एमोक्सिसिलिन से मैंने उसको किल करने की कोशिश की इन द लेबॉर्ट्री। लेकिन 5 मिलीग्राम से कुछ बैक्टीरिया किल तो हुआ, लेकिन उनमें से 1-2 बैक्टीरिया जो है वो रह गए। फिर 5 मिलीग्राम के बजाय उसको मैंने एंटीबायोटिक जो थी वो मैंने 10 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक दी, और मैंने चेक किया कि 10 मिलीग्राम के एंटीबायोटिक से भी कुछ जो बाकी बैक्टीरिया बच गए थे, उनकी ग्रोथ हुई। उनके अंदर से भी हमारे पास मेजॉरिटी मर गए, लेकिन 1 या 2 फिर भी बच गए। तो वो जो 1 या 2 जो हमारे पास बच रहे हैं, वो हमारे पास इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आना आए उसकी, और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आए चली जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वही जो 5 मिलीग्राम से मैंने एंटीबायोटिक देना उसको शुरू की थी, वो 5 से 10 पे गई, 10 से 15 पे गई, 15 से 20 पे गई, और 20 से वो 50 मिलीग्राम तक हमारे पास चली गई। लेकिन वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया था वो अपने अंदर रेजिस्टेंस शो करता चला गया। तो इस बात का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट और होता चला जाएगा, और ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत खतरनाक है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर, या वो वाले कंट्रीज जहाँ पे हेल्थ केयर ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे हमारे एक तो अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और लोग एंटीबायोटिक का बहुत कॉमन यूज है जिससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होती रहती है, और वो कम्युनिकेबल भी होती हैं बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास हो गई। और जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जब हमारे पास जाता है तो उसकी क्रॉनिक उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसकी जो पैथोजेनिसिटी है और जो उसकी विरुलेंस है, वो तमाम चीज़ें भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करवाने के लिए। इसलिए बिल्कुल सही कहा, जैसे कि हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ देखना चाहिए, जिसके जरिए हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को। स्पेशली हमारे पास फूड या हमारे पास जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट उसके अंदर तमाम किस्म की दुनिया की तमाम बीमारियों का इलाज है, लेकिन हमारे यहाँ फोकस उतना सब चीज़ों पे होता नहीं है ज़्यादातर, और लोग जो है वो एंटीबायोटिक को ईजिली समझते हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से एंटीबायोटिक्स को सिस्टम से हटाना भी बड़ा मुश्किल काम है। बाहर के मुल्कों के अंदर हालांकि ये सब चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन दिस इज़ हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपेंस, कि हम इनिशियली एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया फाइट करके रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर उसको कंप्लीट कोर्स ना किया जाए तो वही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया साइज में और बड़े हो जाते हैं और खतरनाक हो जाते हैं, और अपनी खतरनाक एबिलिटीज जो है वो बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया को भी दे सकते हैं, इवन हमारे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा को भी ट्रांसफर कर देते हैं, और वही नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आना ज़रूरी है। आ रही है मेरी बात समझ में? आगे चलूँ? यस यस सर। सर, आगे चले। ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक एक्शन की, कि एंटीबायोटिक किस किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम कर सकती हैं। 5 से 6 हमारे पास तरीके होते हैं वैसे तो, और हम कोशिश करेंगे कि जब एंटीबायोटिक मैं आपको इंडिविजुअली भी आगे बताता हूँ तो कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो कैसे काम करेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। मेजॉरिटी हमारे पास क्या करेंगी, जाके प्रोटीन सिंथेसिस को जाके इनहिबिट करेंगी। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस?
वो तो ठीक है, प्रोटीन बनती है, लेकिन उससे होता क्या है? हाँ भाई, खामोशी हो गई। सर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हमारे बॉडी में राइबोसोम्स करवाते हैं, जो हमारी बॉडी में एंजाइम है वो जो वर्क करते हैं वो प्रोटीन इस नेचर होते हैं। तो हमारी बॉडी की जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल। हुँ। बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल आपने देने की कोशिश की कि हमारे पास जो वो हैं अपना एंजाइम्स होते हैं। अगर मैं इंसान की आपसे बात करूँ या बैक्टीरिया की मैं आपसे बात करूँ, दोनों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये बात हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो, तो यही जो प्रोटीन्स हमारे पास सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक को, तो वो कैसे प्रोटीन हमारे पास बनाता है। ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती हैं, यही जाके आगे आके डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, हार्मोन्स, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो सेल भी नहीं बनेगा और सेल बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि सेल के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं, वही प्रोटीन्स आगे आके मुख्तलिफ किस्म के सेल कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनील, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, मसल्स, हमारी पूरी की पूरी हेड टू टो ईच एंड एवरीथिंग बनाने के अंदर जो है वो हमारे पास यही अपना ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी यही चीज़ होती है कि अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है या उसको किल करना है, तो हमें बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अगर चलती रहेगी तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बनता रहेगा और बैक्टीरिया हमारे पास वैसे भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा ईजिली बन जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत रैपिड होती है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर। तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है वो एंटीबायोटिक देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी होती है जो जाके उसकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को जाके रोकती हैं, तो उसके डीएनए को जाके जो है वो आसान अल्फाज के अंदर जाके इनहिबिट करती हैं। कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, कुछ ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेंगी और कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के फॉलेट मेटाबॉलिज्म या जो न्यूट्रिशन होती है बैक्टीरिया की, जिसके थ्रू वो ग़िज़ा हमारे पास हासिल करके अपने आप को एनर्जी बना रहा होता है, वो जाके उसकी न्यूट्रिशन को जाके ब्लॉक कर देते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स और इस तरीके से हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया जाके किल होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 आसान तरीके हैं, या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इनहिबिट होगी या सेल मेम्ब्रेन इनहिबिट होगी या बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी, बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए अफेक्ट होंगे या बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है, जो फॉलेट मेटाबॉलिज्म है, फॉलिक एसिड जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, वो बैक्टीरिया बड़ा रेडिली अपटेक करता है और उसकी वजह से अपने स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो ये 5 मैकेनिज्म है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके जब मैं एंटीबायोटिक अभी आपको एक-एक करके बताऊँगा, तो वो सारी की सारी आपको जो है वो पता होना लाज़मी है। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सही है। तो हमारे पास ये 5 तरीके से हमारे, तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, वो जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करें। 2 टाइप की होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करेंगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का नुकसान हमारे पास क्या है कि वो जाके हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने के साथ-साथ जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है, उसको भी किल कर देती हैं। उसके अलावा साथ में देखा जाए तो हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक वो होती हैं एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती हैं, बैक्टीरियोसाइडल वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। रेजिस्टेंस, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, प्रोफाइलैक्सिस, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो है मैंने भी आपको बताई हैं। उसके अलावा एक चीज़ हमें समझ में आना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या फ़र्क होता है? तो उसमें जवाब मुझे मिला कि वो स्टेन हो जाता है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, जो बैक्टीरिया के बाहर में मौजूद होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको डैमेज से बचाती है, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक उस पे आके बाइंड करती हैं, उस पे आके एडहेयर होती हैं और बहुत सारे रिसेप्टर के तौर पे भी जो है वो काम करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई किस चीज़ से होती है? वो बनी हुई होती है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। बहुत कॉमन चीज़ है, लाज़मी पता होनी चाहिए, जिसका दूसरा नाम हमारे पास म्यूरिन भी होता है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई है, म्यूरिन भी बोलते हैं और ये ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल हम बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये बात याद रखिएगा, ग्राम का हम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि ग्राम हमारे पास साइंटिस्ट का नाम था, जिसने स्टेनिंग टेस्ट के ज़रिए जो है वो 2 किस्म के बैक्टीरिया हमारे पास एक तरीके से हमारे पास बताए थे। तो एक थे ग्राम पॉजिटिव और एक हमारे पास थे ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरियल सेल वॉल की बेसिस के ऊपर हमने रखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, मतलब कि उसके पास हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं
पेप्टाइडोग्लाइकन की, जहाँ पे हमारे पास उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि सेल वॉल के अंदर हमारे पास क्या होती है कि जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, उसके अंदर सिंगल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमारे पास मल्टीपल लेयर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन खुद क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इस पिक्चर के जरिए, जैसे कि सब मेरा कर्सर अगर सबको शो हो रहा हो, तो ग्राम पॉजिटिव हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, जबकि ग्राम नेगेटिव हमारे पास जो है वो राइट साइड के ऊपर है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये ब्लू कलर की, जो ये डार्क ब्लू कलर की मेरा कर्सर आप देख सकें, तो ये सेंटर में लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन। सबको लिखा नजर आ रहा है बीच में, ये मेरा कर्सर जहाँ पे हिल रहा है, यस सर। पेप्टाइडोग्लाइकन। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये एक, और मिसाल के भाई 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 से 6 लेयर्स हमारे पास जो है, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स पेप्टाइडोग्लाइकन की होंगी, वो हमारे पास कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। और जिसके अंदर, जैसे कि राइट साइड वाले पिक्चर पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर ही होती है इसके अंदर हमारे पास ग्राम नेगेटिव की। तो हम जब स्टेन टेस्ट करते हैं, तो जब स्टेन हो जाता है जो बैक्टीरिया, स्टेन का मतलब क्या होता है, वो केमिकल आके क्या होता है कि वो जो केमिकल जो मोस्टली हम क्रिस्टल वॉलेट यूज करते हैं, सेफ्रनिन यूज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हम यूज करते हैं, तो वो केमिकल आगे इस सेल वॉल के बीच में आके ट्रैप हो जाता है। और जब ये ट्रैप होता है, तो ट्रैप होने की वजह से हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो स्टेन हो गया और ये है ग्राम पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास एक ही सेल वॉल होती है, तो इसीलिए हमारे पास इसके अंदर स्टेन नहीं होता और केमिकल जो है वो इसके दरमियान आके नहीं जमा हो पाता वॉल सेल वॉल के पास, इसीलिए इससे नहीं होता और इसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर हमारे पास मल्टीपल किस्म की सेल वॉल की लेयर्स होती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के बाहर हमारे पास क्या, एक ही लेयर होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव को मानना तो आसान है, क्या ख्याल है? तो ग्राम नेगेटिव राइट हमारे सर। पास तो ग्राम नेगेटिव हमारे पास जो है वो ज्यादा, मतलब वो नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। ऐसा ही है, राइट सर। ऐसा ही है ना? जी जी सर। पक्की बात है। तो ग्राम नेगेटिव अगर किसी को इन्फेक्शन हो रही है, कोई बैक्टीरिया अगर ऐसा है और वो ग्राम नेगेटिव इन नेचर है, तो इस बात का मतलब ये है कि इंसान मतलब बड़ा इजी, उसको एंटीबायोटिक बड़ी इजीली किल कर देगी आगे। एक क्वेश्चन है, पूछूं? जी जी बिल्कुल लेकिन पूछे। सर वो इसमें सर, जैसे आपने बाइंड। कहा कि ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर होती है वो थिक होती है सेल वाल, तो जब सेल वाल थिक है तो फिर वो वायलेट जो स्टेन की थी ग्राम ने, साइंटिस्ट ने, तो वो थिक वाल की कैसे हो गई और जो नेगेटिव है उनकी वो स्टेन नहीं हुई, तो इसकी क्या वजह है? ये जो सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस है आपको नजर आ रहा है, जैसे कि एक पहली लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, तो ये लेयर्स के बीच में जो जगह है, ये केमिकल यहाँ जाके ट्रैप हो जाता है, यहाँ जाके जमा हो जाता है इस स्पेस के अंदर। तो जब ये केमिकल जाके, जो क्रिस्टल वॉलेट में आपको बता रहा हूँ, जो कलर मोस्टली स्टेन हो जाता है आगे, जब ये केमिकल आगे जमा होता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नजर आता है कि इसकी सेल वॉल के दरमियान जो है वो केमिकल मौजूद है। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन दीज लेयर्स, इन लेयर्स के बीच में हम जो केमिकल जमा होता है, क्योंकि वो जमा हो जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स मौजूद नहीं होती और इसके अंदर केमिकल जमा नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो वो हम अपनी आसानी के लिए, और केमिकल जमा जहाँ पे हो रहा है वही वाली बात है, जितनी ज्यादा जगह होगी वहीं पर ही हमारे पास जो है वो जाके केमिकल जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। और जितनी जगह कम होगी, जैसे कि ग्राम नेगेटिव के केस के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल जमा नहीं हो पाता और इसीलिए इसको कहते हैं हम ग्राम नेगेटिव। आ गई फिर समझ तो में? सर इसे किल करना मुश्किल होगा ग्राम नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इस पे केमिकल जमा नहीं हो रहा। केमिकल जमा नहीं हो रहा, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक चीज हमें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्राम पॉजिटिव हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है, उसका हमारे पास काम क्या होता है कि वो इट इज मोर, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अगर लेट सपोज आपसे बात कर रहा हूँ कि अंदर साइटोप्लाज्म आपको लिखा नजर आ रहा है मेरे कर्सर जहां मैं हिला रहा हूँ अपना, अगर किसी एंटीबायोटिक को आना है सेल के अंदर, तो जरूरी उसके लिए ये है कि पहले तो वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस करे, पहले पहली लेयर तोड़े, फिर दूसरी लेयर तोड़े, फिर तीसरी लेयर को क्रॉस करे, चौथी, पांचवी, फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और फिर जाके एंटीबायोटिक अंदर आए। तो एंटीबायोटिक और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने आ रही है, तो इस बात का मतलब ये है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास जो होते हैं उसको किल करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि उसके बाहर तो एक ही लेयर है, सिर्फ एंटीबायोटिक को क्या करना है, सिर्फ एक लेयर को ही तोड़ना है और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है अंदर, उसके बाद अंदर आके हमारे पास वो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी। तो ग्राम नेगेटिव इसका मतलब है पैथोजेनिक नहीं होते, ऐसा ही है। नहीं सर, पैथोजेनिक तो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी, जैसे ग्राम नेगेटिव रॉट्स होती हैं, पॉजिटिव आती हैं सेंसिटिविटी कल्चर में, तो वो तो होती है ना।
एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ग्राम पॉजिटिव हमारे पास जो होते हैं ना, दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन देयर डिफेंस। वो अपनी सेल वॉल पे उनको बड़ा गुरूर होता है कि हम जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक को सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ना, उसको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि यार मेरे पास बाहर तो एक ही लेयर है। तो इसीलिए बैक्टीरिया के बाहर हमारे पास ये ग्रीन ग्रीन आपको लिखा नजर आ रहा है, जैसे कि ये लिपोपोलीसेकेराइड, अगर आपको एक वर्ड लिखा नजर आ रहा हो, हाँ मेरा कर्सर है ये लिपोपोलीसेकेराइड, ये हमारे पास होते हैं टॉक्सिन्स। होता क्या है कि जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल होता है ना, तो ये अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव इज मोर एग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि उसको पता होता है कि ये अगर एंटीबायोटिक इसको किल करने आएगी ना, तो ये बड़ा इजीली इसको किल कर पाएगी, अगर वो अपने डिफेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई एंटीबायोटिक आती है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने अंदर से कुछ एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि लिपोपोलीसेकेराइड हमारे पास जो है वो एक टाइप का केमिकल है। और जैसे ही केमिकल रिलीज करता है, तो वो एंटीबायोटिक को जाके बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देती है और एंटीबायोटिक को अपने सरफेस के करीब ही नहीं आने देती। एक तरह से समझ लीजिए कि ये फायरिंग कर रहा होता है, इसके पास एक गन होती है कि वो अपने पास करीब से करीब तक किसी भी एंटीबायोटिक को नहीं आने देता। जबकि ग्राम पॉजिटिव को इतनी टेंशन नहीं होती, उसके बाद ऐसा कोई केमिकल्स नहीं होते ग्राम पॉजिटिव के पास, वो अपने डिफेंस पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। वो कहता है कि मुझे अपने डिफेंस पे बड़ा भरोसा है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव को पता होता है डिफेंस नहीं है, तो इसलिए इट इज मोर एग्रेसिव इन नेचर। तो इस किस्म के केसेस के अंदर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ हमें कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। तो ग्राम पॉजिटिव is more dependent upon their defense because it contains multiple layers of peptidoglycan cell wall, while the gram-negative bacteria contains a single layer of peptidoglycan, but it is more aggressive in nature and they release lipopolysaccharides, जिसकी वजह से अपने अंदर वो टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, और टॉक्सिन्स को रिलीज करने की वजह से वो हमारे पास ज्यादा एग्रेसिव इन नेचर होता है। तो कोई भी WBC आता है, कोई भी एंटीबायोटिक आती है, कोई भी चीज आती है, तो ग्राम नेगेटिव उसको करीब नहीं आने देते और फौरन ही उसको जो है वो किल कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। पक्का सबको आ रही है समझ में? जिसको नहीं आ रही वो मुझे बता दे अभी। हाँ भाई, कोई मुझे हाँ नहीं जी अच्छा कुछ तो जवाब दो। जी सर, समझ आ गई। आ गए समझ में? ठीक है, यही बात में पीछे भी लिखी हुई है कि ग्राम पॉजिटिव हमारे पास जो है वो थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल वॉल थिक होती है हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर सेवरल लेयर्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास सिंगल लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, विच इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास ज्यादातर कुछ नॉर्मल फ्लोरा भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन नेचर है। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके ना बहुत दफा हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियोसाइटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और यही दफा हमारे पास काफी दफा चीजें आ रही होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे एंटीबायोटिक के, हमारे पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। हम ओरल रूट से भी ले सकते हैं, टॉपिकल भी ले सकते हैं, इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, मल्टीपल किस्म के हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स हैं। डिपेंड करता है कि इंसान को कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, किस एक्सटेंट तक देनी है, किस लोकेशन में देनी है, और उसको कौन सी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इंसान की बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर करना है। किसी को मेनिंजाइटिस हो रहा है, किसी को ब्रेन को इन्फेक्शन है, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। किसी को टॉपिकल ऑइंटमेंट लोशन के तौर पे भी एंटीबायोटिक्स हमारे पास आती हैं, जबकि इंजेक्टेबल के तौर पे भी हमारे पास वो आ सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात सबको? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? यस सर। ठीक है, अब हम बात कर नहीं लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जरा मेन टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारे पास है, अब से हमारी सारी आगे एंटीबायोटिक ही शुरू होंगी। 3 कैटेगरीज के अंदर, बल्कि 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने जो है वो एंटीबायोटिक्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास होती हैं जो बैक्टीरिया को, ऊपर वाले अगर मेरा मेरा कर्सर सबको नजर आ रहा हो, तो कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल को आके तोड़ती हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। इस तरह की हमारे पास एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। क्या कहलाती हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। और बीटा लैक्टम के अंदर हमारे पास कैटेगरी क्लास की अगर बात कर लें, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कार्बापिनम, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पेनिसिलिन। एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकार्सिलिन, ये तमाम वो ड्रग्स हमारे पास है जो कि बड़ी कॉमनली अवेलेबल हैं। एमोक्सिसिलिन जैसे कि हमारे पास एमोक्सिल में आती है, सबको पता ही है, एमोक्सिल बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है। कार्बापिनम हमारे पास आ जाती हैं। सेफेलोस्पोरिन के अंदर हमारे पास ये सेफेपाइम हो गई या सेफाडॉक्सिल हो गई, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स आती हैं। तो ये
आपको सारी की सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो याद करनी है या आपको याद होनी चाहिए। और अभी मैं इनमें से एक-एक करके स्पेसिफिकली क्लास को भी डिफाइन करूँगा कि हमारे पास में से कम से कम मैं इसी तरीके से कुछ हमारे पास होती हैं जो आके प्रोटीन सिंथेसिस को आके इनहिबिट कर रही होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड या ऑक्साजोलिनोन्स या स्ट्रेप्टोग्रामन्स या टेट्रासाइक्लिन वगैरह की ड्रग्स की पूरी हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ जो ड्रग्स हैं, डिपेंड करता है कि इंसान को इन्फेक्शन कौन सी हो रही है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास होती हैं जो बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड को और उसके फॉलेट मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन मेरे पास आ जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वगैरह या राइफामाइसिन है, जिसके अंदर राइफाम्पिन या राइफापेंटाइन या राइफाक्सिमिन हमारे पास आ जाती हैं, या सल्फोनामाइड हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें सल्फासेलाज़ाइन और सल्फाडायाज़ाइन वगैरह की ड्रग्स जो है वो कॉमनली अवेलेबल होती हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हमारे पास हैं। कुछ आके बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, कुछ आके बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, मैक्रोलाइड के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह ड्रग्स आ जाती हैं। और कुछ आके हमारे पास बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड को और उसके फॉलेट मेटाबॉलिज्म के अंदर भी आके इंटरफेयर करती हैं, जिसके अंदर नीचे मेरे पास ये फ्लोरोक्विनोलोन और सल्फोनामाइड्स वगैरह हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? ये तमाम ड्रग्स आपको याद करनी है, और इनमें से भी मैं इंडिविजुअली भी कम से कम 8 से 10 एंटीबायोटिक्स की क्लासेस हैं, मैं आपको अलग से भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो जिनको ड्रग्स याद करने में मुश्किल होती है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ड्रग्स आगे काफ़ी हैं, तो आपको अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे तरीके से ड्रग्स को याद करना जो है वो शुरू करना है, क्योंकि ये ऐसी नहीं है आपको बताया फार्माकोलॉजी के ये एक दिन में याद हो जाए, इसको टाइम लगता है याद करने में। बेशक आप कितने भी प्रैक्टिस में हो, लेकिन कम से कम आपको क्लास और उसके अंदर जो जो ड्रग्स आती हैं वो सारी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक हो गया। तो पहली बात कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास होती क्या है। तो पहली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम हमारे पास क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं विच आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस व्हिच इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाई। बेसिलाई क्या होता है? सर बैक्टीरिया को बेसिलाई कहते हैं, जो राउंडेड शेप होती हैं। जो कौन सी शेप की होती हैं? राउंड शेप की होती हैं। राउंड शेप की होती हैं। बैक्टीरिया के कितने शेप्स होते हैं? सर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग टू शेप जो है 6 से 8 टाइप होते हैं शायद, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, उसके अलावा राउंड शेप में होती है बेसिलाई, और चेन की हिसाब से होती है, रॉड शेप होती है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, 1 मिनट के लिए ज़रा मैं बैक आऊँ, कुछ चीज़ मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो शायद ज़रा सही रहेगा उस पर। ओहो 1 मिनट, ये चीज़ अपने पास जो है वो नोट कर लीजिएगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास आगे काफ़ी दफ़ा जो है वो भी आनी है। अच्छा, तो लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैक्टीरियल शेप्स की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर सबसे पहली हमारे पास कौन सी आती है? कोका है, और कोका का शेप हमारे पास क्या होता है? राउंड या स्फेरिकल। सेकंड हमारे पास क्या होती है? बेसिलाई। बेसिलाई का शेप हमारे पास क्या होता है? रॉड शेप। इसी तरीके से हमारे पास होती है, उसको हम बोलते हैं स्पिरेला। शेप हमारे पास क्या होता है? स्पाइरल शेप, जैसे कि टेलीफोन का वायर होता है ना, गोल गोल घुमा हुआ होता है, ये वैसे होते हैं। अब कुछ हमारे पास होते हैं उसको हम बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो या स्लैश कॉमा भी उसको बोलते हैं। इसका शेप हमारे पास कुछ कॉमा के शेप का हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया का हमारे पास शेप होता है। इसी तरीके से कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज हम लोग जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सिंगल हमारे पास कोका होगा तो उसको हम बोलेंगे कोका है। तो कोका का मतलब क्या होगा कि 1 राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक मेरे बात लिखा हुआ है डिप्लोकोका, तो डिप्लोकोका का मतलब क्या होगा? 2 कोका सब मिलके 2 कोका, इधर 2 राउंड शेप्ड कोका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक लिखा होगा स्ट्रेप्टोकोका है। तो स्ट्रेप्टोकोका का मतलब क्या होता है? स्ट्रेप्टो, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेप्टो? स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है? चेन टाइप होती है। चेन टाइप होगी या पक्की बात है?
स्ट्रेप्टो कोका बिल्कुल सही बता रही है कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोकाई की हमारे पास क्या होगी, एक चेन होगी मिसाल के तौर पे ना, इस तरीके से ही बहुत सारे हमारे पास होंगे जो एक चेन के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। एक लंबी सी चेन हमारे पास जो है वो चल रही होगी कोकाई की। तो जब भी स्ट्रेप्टो, तो स्ट्रेप्टो का मतलब हमारे पास क्या होता है, चेन। ये बात याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। जबकि एक हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लो का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, स्ट्रेप्टो का सर मतलब, ग्राम ग्राम नेगेटिव कैसे लाएंगे? स्टेफ्लो की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेप्टो तो हमारे पास हो गया चेन। जब बैक्टीरिया हमारे पास मल्टीपल हो और एक चेन के अंदर मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और स्टेफ्लो का मतलब क्या होता है? सर क्लस्टर फॉर्म में होती है। एग्जैक्टली, उसको हम बोलते हैं ग्रेप लाइक अरेंजमेंट। जैसे कि अंगूर होते हैं ना, उसी तरीके से मैं आपको किस तरह कैसे करके बताऊं। यहाँ पे कोकाई फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा मौजूद है, कोकाई कोकाई, मैं एक और बना दूँ कोकाई यूं करके, ये नीचे मेरे पास किस तरह होंगे, तो हमारे पास इस तरह से उठा के मिसाल के तौर पे, ये तो खैर मैंने रैंडमली बना दिया क्योंकि मेरे पास खैर वो ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमारे पास ग्रेप्स की अरेंजमेंट होती है ना, ये सोर्ट ऑफ इस तरह हमें नजर आते हैं। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, सोर्ट ऑफ लाइक इट्स सोर्ट ऑफ लाइक अ वी का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बन गया है। तो कोकाई का मतलब हमेशा होगा वो राउंड शेप बैक्टीरिया होंगे, स्फेरिकल होंगे। बेसिलाई हमेशा हमारे पास रॉड शेप्ड होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात कर लूं, और स्ट्रेप्टो के अंदर हमारे पास क्या होगी, वो चेन लाइक अरेंजमेंट उस बैक्टीरिया की होगी, एक पूरी चेन हमें नजर आएगी। जबकि स्टेफ्लो के अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्रेप लाइक अरेंजमेंट होगी, इसको हम लोग जो है वो क्लस्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ने कहा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो है भाई वो मैं आपको बात करूं कि अगर मेरे पास आ गया स्टेफ्लो बेसिलाई, इसका शेप कैसे बनेगा, बता सकता है मुझे? स्टेफ्लो बेसिलाई का शेप कैसा होगा? सर रॉड शेप, रॉड मिल के जैसे क्लस्टर ऑफ रोड्स मिल के जो है वो स्टाइफेलोबेसिलाई बनाएंगे। एग्जैक्टली। और मैं स्ट्रेप्टो बेसिलाई की तो वो कैसे बनेगा? स्ट्रेप्टो चेन लाइक जो है रॉड्स मिलके बनाएंगे। बिल्कुल। तो खैर ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, खैर ये याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कॉमन सी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड टू ट्रीट ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाई। तो ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके बाद सेल वॉल की हमारे पास एक सिंगल लेयर ही मौजूद होगी और दे विल बी मोर एग्रेसिव इन नेचर। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास वो वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, इसमें आ जाती है एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन। उसके आगे खैर हमारे पास ये लिखी हुई है, ये जो एमिकेन या गैरामाइसिन है, कैंट्रेक्स या माइसिवरेडिन है। ट्रेड नेम बहुत सारे हमारे पास वेरी कर सकते हैं, लेकिन जेनरिक हमारे पास जो है वो सबकी सेम ही रहेगी और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई चेंजेस वगैरह जनरली नहीं होते। तो एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन। और जनरली हमारे पास इन एंटीबायोटिक्स का मसला क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स जो है वो, या मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड में देखने में आते हैं। उसको आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको याद करनी है अमाइनो ग्लाइकोसाइड की ड्रग्स, तो उसके अंदर हमने कॉमन सा निमोनिक बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं टैंग्स। क्या बोलते हैं? टैंग्स। तो टैंग्स के टी से आता है टोब्रामाइसिन, ए से आता है एमिकेसिन, एन से आता है नियोमाइसिन, जी से आता है जेंटामाइसिन और एस से आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो जो टैंग्स का वर्ड है, जिसको ये याद है तो उसको अमाइनो ग्लाइकोसाइड में जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो भी सारी की सारी एंटीबायोटिक उसको याद होंगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ और अमाइनो है, कुछ हमारे पास कुछ और निमोनिक है। निमोनिक कहते हैं शॉर्टकट्स को, जिस तरीके से आपको जो एंटीबायोटिक जो है वो याद हो सके। अमाइनो, मिसाल के तौर पे हमारे पास अमाइनो का मतलब क्या है कि ये अगेंस्ट काम करती हैं एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, एंड दे आर मोरली बैक्टीरियोसाइडल। मतलब बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है? किल करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की हमारे पास ये डेथ करवाते हैं, बिल्कुल सही है। और साथ में हमारी पास ये आई से क्या आ रहा है कि दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s सब यूनिट। के राइबोसोम्स के हमारे पास दो तरह से सब यूनिट होते हैं और वो दोनों को हमारे पास आके जो है वो किल कर, दोनों को जाके वो इनहिबिट नहीं करता। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्रॉस करके उसके राइबोसोम्स के अंदर जो छोटा वाला हिस्सा होता है राइबोसोम का, जो स्मॉल सब यूनिट होता है 30s का,
ये उसको जाके जो है वो इनहिबिट करता है। और साथ में एन और ओ, आखिर में एन और ओ का मतलब क्या है कि इसका कॉमन साइड इफेक्ट इसका हमारे पास क्या आता है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी के अंदर जाके टॉक्सिसिटी कॉज करता है, और ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है इंसान को। ऑटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? कान की सुनने की जो समात को वो इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली, कि हमारे पास जो हियरिंग एबिलिटी है, जो सुनने की समात है, बिल्कुल सही बताया आपने, उसको जाके अफेक्ट करता है। साइड इफेक्ट्स आपको याद कैसे करने हैं? नैनो के जरिए भी अगर आप वर्ड याद कर लेंगे तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। नैनो से क्या आता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमारे पास फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं? टैंग्स आपको याद करना है। टैंग्स से क्या आती है? टोब्रामाइसिन, एमिक एसिड, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। साइड इफेक्ट आपको याद करना है तो क्या देखें? नैनो। नैनो से क्या मतलब है? न्यूरोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ये बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाई के खिलाफ मोस्टली काम करती है, और प्रोटीन सिंथेसिस के 30 सब यूनिट को जाके जो है वो इनहिबिट करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को जाके ये इनहिबिट कर रही होती है। तो जो प्रोटीन हमारे पास बनता है, ये एंटीबायोटिक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये 2 सब यूनिट हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। कि या तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को ये कैसे इनहिबिट करती है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होने वाली होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वहां पे जाके उसकी इनिशिएशन को, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को जाके ब्लॉक कर देती हैं। उसके अलावा जो फर्दर अमाइनो एसिड्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, या जो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो चल रहा होता है, ये उसको आके ब्लॉक करती हैं, या आके इनकरेक्ट अमाइनो एसिड के आगे इनकॉर्पोरेशन करवा देती हैं, जिसकी वजह से एक प्रीमेच्योर या एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, जो कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। और जब प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलती तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिससे उसकी एफिकेसी या जो डिजीज कॉजिंग सलाहियत है, जो पैथोजेनिसिटी है, वो भी उसकी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो अमाइनोग्लाइक, जैसे आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि ये ग्रे कलर से जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड की ड्रग्स यहाँ पे इंडिकेट हुई हुई हैं। ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, ये लार्ज सब यूनिट है। जो छोटा वाला नजर आ रहा है नीचे व्हाइट सा, ग्रे सा, ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है, जिसके ऊपर मेरा भी कर्सर भी मौजूद है। तो ये 2 सब यूनिट जब मिलते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ रही हैं? कोई मुझे नाम बता सकता है ड्रग्स के? ड्रग्स के नाम बता दे मुझे कोई। रिपीट सर करें क्या? अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? और जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। वंडामाइसिन है सर, एक तो एस से क्या है? मेटासिन है। एस से क्या है? एस से टी से स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, गुड। तो टी से टोब्रामाइसिन, ए से एमिक एसिड, एन से नियोमाइसिन, जी से जेंटामाइसिन और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जिसको टैंग याद है उसको परेशानी नहीं होगी। और इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? सर रीनल फेल्यूर। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी भी है, और साथ में एलर्जिक। नैनो या वर्ड याद रखना, ये पीछे बताया था नैनो, ये जो लिखा हुआ है निमोनिक, तो ये निमोनिक से पढ़ोगे तो परेशानी इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसकी थेराप्यूटिक एक्शंस क्या है? हमारे पास क्या है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल बैक्टीरिया को जाके किल करती है। बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास नेचर है। और लिखा हुआ भी यहाँ पे MOA का मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो किसी को परेशानी अगर हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। MOA का मतलब ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसका काम किस तरीके से होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को जाके इनहिबिट करती है बाय इरिवर्सिबली बाइंडिंग टू द 30th राइबोसोमल सब यूनिट, जिसमें से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जाके किल करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो जेनेटिक कोड है उसकी मिसरीडिंग कॉज होती है। कौन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जाके किल करती है? सुडोमोनास को, इकोलाई को, प्रोटियस को, क्लेब्सिला को, सिट्रोबैक्टर हो गया, या स्टेफिलोकोकस स्पीशीज हो गई, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो गया। स्टेफिलोकोकस का मतलब क्या होगा? मैंने पीछे बताया था अभी। स्टेफिलो क्लस्टर जिसे हमने कहा ग्रेप लाइफ स्ट्रक्चर में जो होंगे और कोकस का मतलब क्या है? शेप बैक्टीरिया सर। राउंड शेप होंगे हमारे पास, जो स्फेरिकल हमारे पास होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। गुड। तो खैर ये कि कुछ चीजें हमें याद करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट को जाके बाइंड करेगी, जिससे जेनेटिक कोड जो है वो अफेक्ट होगा। कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ जाके इफेक्टिव होती है वो लिखा हुआ है। बैक्टीरिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोसाइडल है। ये तमाम की तमाम चीजें आपको लाजमी पता होना जरूरी है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते थे हम, कुछ याद है? चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था उसके अंदर सर वो 4 कंपोनेंट होते थे। गुड। गुड, क्या क्या थे वो?
गुड, वेरी गुड, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये वाली बताना चाह रहा हूँ कि जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर हम ओरल तौर पे अगर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड जनरली देते हैं ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसको आईएम के तौर पे दें, इंट्रामस्कुलर दें, तो जनरली उसका लेवल जो है वो अच्छा होता है और इसकी हाफ लाइफ ड्रग की जो है वो 2 से 3 आवर तक होती है। मतलब ये है कि तकरीबन 50% ड्रग हमारे पास जो है वो 2 या 3 घंटे के अंदर जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जनरली देखा जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, कि ये प्रेगनेंसी के अंदर जनरली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा और ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी एंटर हो सकती हैं और जनरली यूरिन के जरिए ही जनरली हमारे पास ये एसिड कट जाती हैं। सारी की सारी बॉडी फ्लूइड्स में ये जा सकती हैं, सिवाय कुछ फ्लूइड्स के, जैसे कि विट्रस ह्यूमर हो गया, सीएसएफ हो गया, या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो गया, बाइल हो गया। तो जनरली देखा जाए तो ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन आईएम के तौर पे ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अपने पीक आवर तक ये पहुंच जाता है। प्रेगनेंसी में जनरली रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जाके फीटस को भी जाके अफेक्ट जो है वो कर सकती है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉशन वगैरह क्या है कि किसी को मिसाल के तौर पर कोई एलर्जी है तो वो तो बिल्कुल ना खाए, किसी को किडनी कॉम्प्लिकेशन है तो वो बिल्कुल ना खाए, लिवर कॉम्प्लिकेशन है तो वो बिल्कुल ना खाए, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा जो है हमारे पास टॉक्सिसिटी हो सकती है। किसी को पहले से ही कोई सुनाई कम देता है तो वो तो बिल्कुल ना खाए, क्योंकि उसकी ऑटोटॉक्सिक जो है वो नेचर है और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर उसको बिल्कुल भी मना किया जाता है लेने को। और उसके अलावा क्योंकि हमारे पास ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एंटर हो सकती है। एमिक एसिड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसको हर हाल में लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो नेचर सबसे ज्यादा है। कैनामाइसिन ड्रग की है उसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसको 7 से 10 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल किस्म की कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जिसमें सबसे कॉमन है रीनल डैमेज, बोन मैरो सप्रेशन और जीआई डिस्कम्फर्ट। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास जो है उसको भी बहुत ही लिमिटेड और बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है और वो जाके हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व है उसको जाके अफेक्ट करती है और साथ में जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो भी कॉज करवा रही होती है। तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। इसी तरीके से उसके एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि ऑटोटॉक्सिसिटी है, जिससे मुसलसल इंसान को जो है वो डेफनेस हो सकती है, इंसान बहरा हो सकता है, उसको वेस्टिबुलर पैरालिसिस हो सकता है, उसको बहुत चक्कर आने लगे जिसकी वजह से उसको कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डिसोरिएंटेशन, नमनेस वगैरह हो। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, जीआई इफेक्ट उसको बहुत सारे हो सकते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस वगैरह वगैरह। उसके अलावा पेल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, मल्टीपल किस्म के लाइक इसके वो हैं। और इवन उसके अलावा स्पेशली उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए विद डायूरेटिक्स, क्योंकि हमारे पास जो है और एनेस्थेटिक्स के साथ भी, मतलब जो एनेस्थीसिया लगाते हैं उन दोनों के साथ कोई इंसान अगर पेशेंट इस पे हो तो कभी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड साथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। और ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ये दोनों ड्रग्स आपस में मिलकर खतरनाक किस्म का एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है, जिसको एनाफाइलैक्सिस हम कहते हैं। तो खैर वो उस केसेस के अंदर भी हमें जनरली ये वाली जो ड्रग्स हैं वो सारी की सारी अवॉइड जो है वो करनी चाहिए। नर्सिंग इंटरवेंशंस 3 किस्म की चीजें हम देखेंगे। हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ड्रग हिस्ट्री तो इंसान ने पहले कभी यूज नहीं की, उसके वायरलेस आप लोग लेंगे, इन्फेक्शन का मालूम करेंगे। इंटरवेंशन चेक करते हैं जनरली कि रीनल टॉक्सिसिटी तो कॉज नहीं हो रही, उसके अलावा यूरिन का कलर तो चेंज नहीं हो रहा, एडिमा तो नहीं हो रहा, ऑटोटॉक्सिसिटी और चेक करेंगे उस इंसान को सुनाई सही दे रहा है, उसको सर में दर्द तो नहीं हो रहा, उसको वर्टिगो या डिजीनेस में तो वो इंसान नहीं है वगैरह वगैरह, उसको टिनिटस तो नहीं हो रहा, उसको बहुत ज्यादा कानों में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई हेयरिंग इंपेयरमेंट तो नहीं हो रही। वो तमाम चीजें आपका काम है चेक करना। और आखिर में पेशेंट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत जरूरी है कि उसकी जो फ्लूइड इनटेक है वो 2000 ml कम से कम पर डे होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि अगर किसी को यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, उसको सुनाई कम दे रहा है, तो फौरन जो है वो उसको ड्रग को छोड़ के दूसरी एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। और स्पेशली अगर किसी को ज्यादा मिसाल के तौर पर मसल ट्विचिंग हो रही है, ब्रीदिंग पैटर्न उसका अफेक्ट हो रहा है, तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी की इंडिकेशन होती है। इसलिए जो है वो मना करते हैं कि इंसान जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ज्यादा देर तक ना खाएं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में हमारे पास यही सारी बातें हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। 5 ड्रग्स आ जाती हैं, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, 30 ईयर्स राइबोसोमल सब यूनिट में जाके बाइंड करती है। मोस्ट कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जनरली रिकमेंडेड नहीं होती इसकी, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट कर सकती है, माँ को अफेक्ट कर सकती है, ब्रेस्ट मिल्क में आ सकती है। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी हेपेटाइटिस भी कॉज कर सकती है। और पेशेंट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फ्लूइड इनटेक जनरली रिकमेंडेड होती है, ताकि इंसान जो है वो अच्छे तरीके से उसकी जो है बॉडी के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और फिर इजिली बॉडी से वो एस्केट आउट भी हो सके। सबको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक है, अच्छा टाइम हमारे पास लिमिटेड है,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आगे लेके चलूँ या यहीं तक ही रखूँ? क्या करें, आगे चलें या यहीं तक ही रखें? सर यहीं तक ठीक है। यहीं तक ही? देखना है। नेक्स्ट में बता दूँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट में बता दूँगा। लेकिन उसके अलावा ये है कि ये चैप्टर आपका लेंदी है, ये भी काफ़ी, और हमने भी 1 एंटीबायोटिक पढ़ी है, जिसके अंदर आपने 5 एंटीबायोटिक्स आपको जो है वो पढ़नी थी। तो अभी तक मैंने भी आपको क्या-क्या बताया आज की पूरी क्लास के अंदर। सबसे पहले मैंने तो बताया कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, की टर्म्स क्या हैं उसकी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन-सी हैं, जीन ट्रांसफर कैसे होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे कॉज़ होती है, मैकेनिज़्म क्या होता है एंटीबायोटिक एक्शन का, बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग जो है वो कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड मैंने आपको बताई, 5 मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें जो टैंक्स का निमोनिक जो है वो याद रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके थेराप्यूटिक एक्शन, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉशन और साथ में एडवर्स इफेक्ट के साथ-साथ नर्सिंग इंटरवेंशंस भी मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि किसी को कुछ क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे भी पूछ लें, तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सर इसके बारे में क्वेरी नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर है, समझ आ गया। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली इसकी पीपीटी शेयर कर दें, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको रिपीट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आगे हमें। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मैं क्लासरूम पे जो है मैं अपडेट कर देता हूँ इस लेक्चर को, वहाँ से आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट है ना ऑफिशियली वो भी मतलब पूरी हो जाए। ठीक है? थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। यू सर, थैंक नो यू। प्रॉब्लम। अच्छा रुकिएगा ज़रा, मैं ज़रा आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि सर अज़मत आई गेस नहीं है।